गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग उन सभी लोगों को जो मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिस भी समय पर। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 दैट इज सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि सेल क्या होता है, व्हाट इज सेल। सेल जो कि नाम से ही चैप्टर के क्लियर हो रहा है, इट इज द यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसको डिस्कस करते हुए हम पढ़ेंगे कि क्या क्या सेल के पार्ट्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और हम एक तरफ से पूरा ओवरव्यू पढ़ेंगे सेल का। तो बिना देरी के शुरू करते हैं सेल से। Introduction. First of all, when you see your NCERT, there is a short, brief introduction. When you look around, you see both living and non-living things. जब आप अपने आसपास देखते हो, आपको दिखाई देती है कुछ living things और कुछ non-living things. I hope अब we are in a 11th class. बायोलॉजी स्टूडेंट्स, तो हमें क्लियर हो गया होगा कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंसेस है। व्हाट इज दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है, और व्हाट इज इट दैट एन inanimate things does not have which a living thing has। और ऐसी कौन सी चीज है जो नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग से अलग बनाती है। The answer to this is the presence of the basic unit of life। जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो है एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, that is the cell। सेल, yes स्टूडेंट, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है, बट वो नॉन लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट नहीं होती। दैट इज द ओनली वन थिंग दैट डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वही एक चीज है जो डिफरेंशिएट करती है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सारे ही ऑर्गेनिज्म सेल्स से बने होते हैं। some are composed of single cell and are called unicellular organism। कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल से बने होते हैं जिसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कुछ जो सेल्स होते हैं, कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल से बने होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। while others like us composed of many cells। बाकी जो बचे होते हैं ऑर्गेनिज्म वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। द हाईलाइटेड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, सो यू शुड फोकस ऑन द हाईलाइटेड पार्ट ऑल्सो। फिगर में आपको दिखा रखा है कि सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल पैरामीशियम, एमीबा, बैक्टीरिया एंड यीस्ट। ये कुछ एग्जांपल्स है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। अगर आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के और भी एग्जांपल्स आते तो आप उनको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड फिगर है दैट इज ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज प्लांट्स एंड एनिमल्स। आगे डिस्कस करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेल को। सेल चैप्टर शुरू होते ही सेल चैप्टर खत्म होने तक आपको ये बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि सेल क्या होता है, सेल के डिफरेंट पार्ट्स क्या है एंड डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस क्या है। सबसे पहले अगर हम देखें तो सेल इज ऑफ एनी शेप। सेल किसी भी शेप का हो सकता है बट मोस्टली इट इज ऑफ सर्कुलर शेप। ठीक है, सर्कुलर शेप का होता है। अब हम धीरे धीरे करके एक एक टर्म को क्लैरिटी करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रियन है, आपने चैप्टर नंबर 8-9 में भी कुछ ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ा था सेल की। इवन आपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन उन क्लासेस में कवर अप कर लिया था, बट बिकॉज देयर आर सो मेनी कोर्सेज एंड सो मेनी थिंग्स इन आवर माइंड समटाइम्स वी फॉरगेट। कभी कभार हम भूल जाते हैं, तो तभी 11th क्लास एंड 12th क्लास इज द बेसिक प्लेटफॉर्म जिसमें आपको सारी चीजें बायोलॉजी की फिर से क्लियर हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेली होती है। आप सभी को पता है माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ऑर्गेनेलिस के बारे में तो खैर हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी हम चलते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेल के। साइटोस्केलेटन इज ऑल्सो द सेकेंड पार्ट। आपको मार्क करके बहुत अच्छे से समझा रखा है कि साइटोस्केलेटन क्या है एंड माइटोकॉन्ड्रिया क्या है आपके पास। नेक्स्ट वन इज मेम्ब्रेन। हर सेल की एक मेम्ब्रेन होती है दैट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग जो सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। आगे हम पढ़ेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये सभी को आपको पता है। जिन बच्चों को पता है वो कमेंट करके मुझे बताएं, जिन्हें नहीं पता उन्हें वीडियो के एंड तक जरूर पता लग जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वेसिकल्स। कुछ खाली वॉक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं दैट इज वेसिकल्स।
न्यूक्लियोलस सबसे सेंटर में, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं, दैट इज दिस इज न्यूक्लियोलस, एंड न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दिस वन पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियस। फिर हमारे पास आर प्रेजेंट होता है और एस प्रेजेंट होता है। बेसिकली हमारे पास प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है जिसके टू पार्ट्स होते हैं, दैट इज वन पार्ट इज एस एंड द नेक्स्ट पार्ट इज आर, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम भी एक तरह की ऑर्गेनेली होती है जिसे हम सुसाइड बैग्स के नाम से जानते हैं। राइबोसोम एक वो ऑर्गेनेली होती है जो प्लांट एंड एनिमल सेल, प्रोकारियोट एंड यूकारियोट्स दोनों में पाई जाती है। साइटोप्लाज्म तो सारे वॉल्यूम, पूरे सेल की आधे से ज्यादा वॉल्यूम साइटोप्लाज्म की होती है, दैट लाइट ब्राउन पार्ट इज द साइटोप्लाज्म, ठीक है। फिर सेंट्रोसम की बात करें तो सेंट्रोसम एंड गोल्गी अपैरेटस ये दोनों भी हमारे पास एक तरह से ऑर्गेनेलीज है, ठीक है। गोल्गी अपैरेटस आर और एस की काफी मदद करते हैं उनकी फंक्शनैलिटी में, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से ये आपको पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोस्केलेटन, मेम्ब्रेन, वेसिकल्स, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, SER, lysosome, ribosome, cytoplasm, centrosome, and last Golgi apparatus. आगे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, व्हाट इज सेल। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, व्हाट इज सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के, एंड सेकंड वन इज परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, यानी कि जिनके सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है, उन्हें रिप्रोडक्शन के लिए भी किसी और पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, और उनको क्या करना पड़ता है, अकेले ही, क्योंकि यूनिसेलुलर होते हैं, अपने एसेंशियल फंक्शन जो भी लाइफ के जरूरी फंक्शंस होते हैं उसे परफॉर्म करना होता है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अब कोई भी चीज सेल के स्ट्रक्चर से, कंप्लीट स्ट्रक्चर से कम एक इंडिपेंडेंट लिविंग को नहीं डिफाइन कर सकती। हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो सेल्स होते हैं वो फंडामेंटली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेल। व्हाट इज सेल? सो दिस इज द आंसर कि सेल हमारे पास स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। Anton von Leeuwenhoek first saw and described the live cell. अब आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस क्वेश्चन विच आई हैव अंडरलाइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। ये जो है फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्क्राइब किया था एक लिविंग सेल को। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, यानी कि सेल के अंदर सेंट्रल लोकेटेड पार्ट जो होता है न्यूक्लियस, उसको किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इन दोनों साइंटिस्ट के नाम जो है वो बहुत जरूरी है पढ़ लेना, क्योंकि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी तक जिन बच्चों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको अभी तक कोई भी डाउट है, और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी ये वीडियो को देखें, एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जल्दी से, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं अब सेल थ्योरी से। सेल थ्योरी क्या होता है? इन 1838 में मेल्थियस शेल्डने एंड जर्मन बोटानिस्ट, एक जर्मन बोटानिस्ट थे, ठीक है, शेल्डन, एग्जामिन किया था उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को, एंड ऑब्जर्व किया था दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट। एग्जामिन किया था बहुत सारे नंबर ऑफ प्लांट्स को, एंड ऑब्जर्व किया था कि प्लांट्स जो है हमारे पास वो अलग अलग तरह के सेल से बने होते हैं, जो क्या करते हैं, सेल मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं किसी भी प्लांट में। एट अबाउट द सेम टाइम, उसी टाइम पर थियोडोर शवन एक साइंटिस्ट थे, एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे, 1839 में, यानी कि 1 year after 1 year, studied different types of animal cells and reported its cell had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane. तो उसी समय 1839 में
श्रवण नाम के एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट ने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स को, ऑब्जर्व किया, उसकी स्टडी की और उन्होंने पाया कि सेल्स के कॉर्नर पे आउटर लेयर पर एक पतली सी लेयर बनी हुई है। उस पतली सी लेयर को हम क्या कहते हैं, जिसे आज हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ही आल्सो कंक्लूडेड based on his studies on plant tissues that the presence of cell wall is unique character of all plant cells. उसने ये भी कंक्लूड किया अपनी स्टडीज के बेसिस पर कि जो प्रेजेंस है किसी भी सेल में, प्लांट सेल में सेल वॉल की प्रेजेंस होना, यानी कि किसी भी प्लांट सेल में सेल वॉल का होना, वो उसकी एक यूनिक करेक्टर है। किसी भी प्लांट सेल में सेल वॉल का प्रेजेंट होना, दैट इज द यूनिक करेक्टर इन ऑल द प्लांट सेल्स। वो एक यूनिक करेक्टर है सभी प्लांट सेल्स में। On the basis of this, Shravan proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells. तो उसी समय जो श्रवण थे उन्होंने ये प्रपोज किया, यानी कि उन्होंने अपनी ये थ्योरी दी कि एनिमल एंड प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं, एनिमल और प्लांट्स की जो बॉडी होती है वो किससे बनी होती है, सेल्स से बनी होती है एंड सेल्स के प्रोडक्ट से मिलकर बनी होती है। तो इस तरह से आपको ये डायग्राम दिखा रखा है कि श्रवण ने किस तरह से स्टडी किया था, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी की थी, जिसको हम आज के टाइम पर क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द आउटर थिन लेयर ऑफ द सेल, ठीक है। और रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के सेंट्रल लोकेटेड पार्ट यानी कि न्यूक्लियस को फाउंड किया था। सेल थ्योरी, शेडले एंड श्रवण टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी किसने दी थी, दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। शेडले एंड श्रवण ने क्या दिया था, फॉर्मुलेट किया था, थ्योरी दी थी, सेल थ्योरी। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। इस थ्योरी की ड्रॉबैक यही थी, इस थ्योरी की लिमिटेशंस ये थी कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि नए सेल्स कैसे बनते हैं। Rudolf Virchow 1855 first explained that cells divided and new cells are formed from pre-existing cells. वेरी इंपॉर्टेंट, रुडोल्फ वर्च्यू एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, रुडोल्फ वर्च्यू एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या कहा था कि सेल्स जो है वो डिवाइड करते हैं और नए सेल्स बनते हैं पुराने सेल्स से। तो रुडोल्फ वर्च्यू के आपको डायग्राम दिखा रखा है, वो इस तरह के साइंटिस्ट थे, कुछ देखने में वो ऐसे लगते थे। रुडोल्फ वर्च्यू जो थे, ये साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। 1855 में इन्होंने डिस्कवर किया था कि जो सेल्स है वो डिवाइड होते हैं और नए सेल्स जो बनते हैं वो कहां से बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स यानी कि पुराने सेल्स से बनते हैं। इस थ्योरी को नाम दिया गया ओमनिस सेलुला ए सेलुला, ठीक है। तो बेसिकली इसका भी मतलब पूछा जा चुका है एनसीईआरटी में कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब यही होता है कि जो न्यू सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं। He modified the hypothesis of Shidley and Shravan. Shidley and Shravan जो साइंटिस्ट थे, बोटानिस्ट और जियोलॉजिस्ट, उन्हें थ्योरी एकदम सही दी थी, बट जो रुडोल्फ वर्च्यू थे उन्होंने उसे मॉडिफाई किया था और सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दी थी। अब सेल थ्योरी क्या है, ठीक है, ये तो हो गई स्टोरी कैसे हमारे पास सेल थ्योरी आई, लेकिन क्या है सेल थ्योरी। नंबर 1, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं, सेल से बने हैं एंड उसके प्रोडक्ट से बने हैं। नंबर 2, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सारे सेल्स पुराने सेल्स से आए हैं, ठीक है। एन ओवरव्यू ऑफ सेल। अब हम पढ़ते हैं सेल के जो डिफरेंट पार्ट्स है उनके बारे में डिटेल में। नंबर 1, इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। दिस वन आई हैव मेड द सेल। इसकी एक आउटरमोस्ट कवरिंग होती है, दैट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल की बात करें तो उनमें एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जगह पर। फिर सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, सेंट्रली लोकेटेड होता है, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो दिस वन पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियस। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम्स which in turn contain the genetic material DNA। तो इस बात को आप ध्यान से सुनेंगे कि ये जो न्यूक्लियस है उसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब मैं ये जो है न्यूक्लियस, इसका एनलार्ज स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। मान लो ये सारी न्यूक्लियस है एंड ये हमारे पास बड़ा सा सर्कल, दैट इज सेल प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, दिस टाइप की शेप को हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम
और हर क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। डीएनए दैट इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। ठीक है, तो इस तरह से ये बंद नहीं होते वैसे। ठीक है, ये इस तरह से इसे कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, कुछ इस तरह से खुले होते हैं। तो दिस इज द जेनेटिक मटेरियल डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। Cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotic, whereas cells that lack a membrane bound nucleus are called prokaryotic. तो eukaryotes और prokaryotes में इन्होंने डिफरेंस बताया है आपको। वैसे आप सभी को पता होगा इस बारे में। तो सेल्स जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं उसे हम यूकार्योटिक सेल्स कहते हैं, और जिनमें लैक होती है ये सारी मेम्ब्रेन्स दैट इज प्रोकार्योटिक। इन बोथ प्रोकार्योट एंड यूकार्योट सेल्स एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। वो ऑक्यूपाई करते हैं वॉल्यूम ऑफ द सेल को। तो यानी कि आपके पास ये सेल है, ये सारी इसकी एक और आउटर वॉल है, यानी कि जैसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल कहते हैं प्लांट की टर्म में। ठीक है, प्लांट सेल में। लेकिन जो ये एक्स्ट्रा पार्ट आपको दिख रहा है, लेट मी चेंज द कलर तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो सेपरेटेड पार्ट दिख रहा है, ग्रीन वन पार्ट, दिस इज अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। ठीक है, ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होती है जिसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। आप देख ही सकते हो डायग्राम में, जो ज्यादातर वॉल्यूम जो है वो साइटोप्लाज्म ने कंटेन कर रखी है। जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज होती है स्टूडेंट, वो सारी कहाँ होती है? प्लांट्स एंड एनिमल सेल की साइटोप्लाज्म में। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। तो साइटोप्लाज्म एक ऐसी जगह है जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, जो सेल का ज्यादातर ऑक्यूपाई करता है हिस्सा। उसमें सारी सेलुलर एक्टिविटीज होती है, और तो और उसमें सारी केमिकल रिएक्शंस भी होती है, ताकि सेल जो है लिविंग स्टेट को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, क्योंकि ये सेल ही एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब हम डायग्राम से क्लियर कर लेते हैं। जो दो डायग्राम आपको दिखाए गए, लेट मी रब इट दिस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे वाले डायग्राम से। अब हम देखते हैं कि डायग्राम क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो नंबर 1 जो डायग्राम है आपके पास, तो आपको दिखा रखा है दिस इज सेल। ठीक है, सेल के अंदर सेंट्रल लोकेटेड पार्ट जो ऑरेंज वन आपको दिख रहा है, दैट इज, जो मैं मार्क भी कर रही हूँ, आप फोकस रखिए बस। ठीक है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो अभी मैंने स्ट्रक्चर आपको बता के दिखाया था, दैट इज द क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के अंदर दैट इज क्या प्रेजेंट है? डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है स्ट्रैंड्स। ठीक है, अब न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म जो आप लाइट ब्लू कलर देख रहे हो, दिस इज द साइटोप्लाज्म पोर्शन। ठीक है, एंड द कॉर्नर पार्ट जो कवरिंग होती है, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। क्लियर हो गई सारे टर्म्स सेल की? कमेंट में यस जरूर लिखना स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लियर हो गए सारी टर्म्स, आपको समझ आ गई वीडियो से, सारे लेक्चर समझ आ गया। अब हम पढ़ते हैं कि बिसाइड द न्यूक्लियस, ये अभी हमने व्यू पढ़ लिया, न्यूक्लियस पढ़ लिया, साइटोप्लाज्म पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, डीएनए पढ़ लिया, क्रोमोसोम्स पढ़ लिया। तो धीरे धीरे टर्म्स क्लियर हो रही है। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के अलावा जो यूकार्योटिक सेल्स होते हैं have other membrane bound distinct structures called organelles, like the endoplasmic reticulum, the Golgi apparatus, lysosome, mitochondria, microbodies and vacuole। अब देखो क्या कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियस अभी हमने पढ़ा, उसके अलावा, क्योंकि न्यूक्लियस की जो यूकार्योट है और प्रोकार्योटिक सेल्स है हमारे पास, उसमें हमने एक बेसिक डिफरेंस पढ़ा कि जो यूकार्योटिक सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंडली प्रेजेंट होते हैं, और जो प्रोकार्योटिक सेल्स होते हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कि जो न्यूक्लियस होता है इनमें दूसरा डिफरेंस क्या है यूकार्योट और प्रोकार्योट में। नंबर 2 कि यूकार्योटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसे हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं, और ऑर्गेनेलीज के नाम आपको यहाँ मेंशन किए गए हैं। दूसरी तरफ जो प्रोकार्योटिक सेल होते हैं उनमें इस तरह के ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो नंबर 1 ऑर्गेनेलीज है ये सारे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके बारे में हमने पढ़ा था आरईआर एंड एसईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम द सुसाइड बैग्स, माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके अलावा कुछ माइक्रोबॉडीज है, छोटी बॉडीज, एंड वैक्यूल्स जो लार्ज, जो खाली स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस। द प्रोकार्योटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। तो प्रोकार्योटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती है। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज फाउंड इन ऑल सेल्स, both eukaryotic
एज वेल एज प्रोकार्योटिक। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ओवरव्यू में कि राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेली है। अब कैसी ऑर्गेनेली है वो? नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, ठीक है। नॉन मेम्ब्रेन, उनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होते हैं, ऑर्गेनेली है। कहाँ पाई जाती है? दोनों जगह, यूकार्योटिक सेल्स में भी और प्रोकार्योटिक सेल्स में भी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अभी तो मैंने कहा कि प्रोकार्योटिक सेल्स में कोई ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती है। यस, दैट इज राइट, बट देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, राइबोसोम, जो प्रोकार्योटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होती है। विद इन द सेल राइबोसोम्स जो है वो फाउंड होते हैं नॉट ओनली द साइटोप्लाज्म बट आल्सो विद इन टू ऑर्गेनेल्स। तो राइबोसोम सिर्फ साइटोप्लाज्म पे ही प्रेजेंट नहीं होते, दो ऑर्गेनेल्स और है जिसमें प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, वहां प्रेजेंट होती है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया और रफ आरईआर, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम्स पाई जाती है। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। और इसमें फिर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं कि जो एनिमल सेल्स है उसमें और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रियोल, जिसे हम कहते हैं सेंट्रियोल। तो ये जो दो ऑर्गेनेलीज के नाम मैंने रेक्टेंगुलर वे में रिप्रेजेंट किए हैं एंड ऑल्सो अंडरलाइंड डार्क, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में। अब क्वेश्चन आ सकता है कि एनिमल सेल्स में ऐसे एक ऑर्गेनेली का नाम बताओ जो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो द आंसर इज सेंट्रियोल। ऑर्गेनेली इन सेल, ऑर्गेनेलिस के नाम पढ़ लिया हमने। अब हम ऑर्गेनेलिस को आगे और पढ़ते हैं कि कहाँ किस वे में ये दिखाई देती है सेल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, यानी कि ये स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स वाले, यानी कि ये दिस वन एंड दिस वन, ये तीनों क्या है आपके पास? माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया को मैं पहले भी बता रही थी और अभी भी बता रही हूँ और आगे भी बताती रहूंगी कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइक्रोट्यूब्यूल्स, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं, जो आपको ये ग्रीन रंग की दिखाई दे रही है, दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये दिस वन ग्रीन पार्ट, ये सारी के माइक्रोट्यूब्यूल्स। साइटोप्लाज्म की बात करें तो ये जो ऑरेंज पार्ट आपको सबसे ज्यादा मात्रा में दिखाई दे रहा है, दैट इज साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन, द आउटरमोस्ट कवरिंग, तो ये जो डार्क कलर की दिखाई दे रही है, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। गोल्गी अपैरेचस, ये जो ब्लू वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज द गोल्गी अपैरेचस, ठीक है। गोल्गी अपैरेचस, इसके फंक्शंस भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिस वन पार्ट, जो बड़ा सा पार्ट आपके पास सामने दिखाई दे रहा है, जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इसके दो कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए थे, आरईआर एंड एसईआर। फिर है न्यूक्लियस, दिस इज द सेंट्रली लोकेटेड पार्ट। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये वाले पार्ट को न्यूक्लियोलस कहा गया है। माइक्रोविलाई, छोटे छोटे माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होते हैं इनमें, ठीक है, जो आपको यहाँ पर इसका ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ वेसिकल्स होते हैं, ये सारे कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स है जो आपको दिखाई देंगे, ठीक है। और सेंट्रियोल्स, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी कि जो एनिमल सेल में एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है, दैट इज सेंट्रियोल, ये रहा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेल ऑर्गेनेल्स में हम एक चीज और देखते हैं, जो राइबोसोम्स हमारा बच गया है अभी तक। राइबोसोम यहाँ आपको रिप्रेजेंट किया गया है, कुछ अटैच्ड होते हैं और कुछ फ्री होते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम जो है वो यहाँ कॉर्नर पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? प्रोकार्योट और यूकार्योट दोनों तरह के सेल्स में ये पाए जाते हैं। सेल साइज, सेल साइज की बात करें स्टूडेंट्स, तो सेल डिफर करते हैं ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। तो सेल की जो अलग अलग साइज होते हैं, अलग अलग शेप्स होती है एंड एक्टिविटीज होती है, सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलते हैं माइकोप्लाज्मा पे। माइकोप्लाज्मा के बारे में आपने यूनिट 2 में भी पढ़ रखा है, चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ रखा है। ये स्मॉलेस्ट सेल होते हैं। माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं हमारे पास? इट इज द स्मॉलेस्ट सेल। और कैसे होते हैं स्मॉलेस्ट सेल? तो आपको इसकी लेंथ भी मेजर करके बताई गई है, दैट इज 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। एंड वाइल बैक्टीरिया जो होते हैं वो 3 to 5 होते हैं। The largest isolated single cell is the egg of an ostrich. जो largest cell होता है that is the egg of the ostrich, ठीक है। Among multicellular organism, human का जो red blood cells है उसका diameter आपको दे रखा है 7.0 and nerve cells जो होती है वो longest cells है। Nerve cell is the longest cells. Cell also vary करती है greatly in their shape. Cells की जो shape होती है वो भी अलग अलग होती है, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। They may be disc like,
पॉलीगनल, कॉलमनर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर। तो ये सारी शेप्स है जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है। फिर से एक रिकैप पॉइंट ले लेते हैं। जो स्मॉलेस्ट सेल है उसका नाम होता है माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट सेल नेम इज माइकोप्लाज्मा, लार्जेस्ट सेल नेम इज ऑस्ट्रिच एंड थर्ड वन लॉन्गेस्ट सेल नेम इज नर्व सेल। माइकोप्लाज्मा इन नर्व सेल की बात करें स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम फिगर देखते हैं माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा के बारे में अभी पढ़ा कि इट इज द स्मॉलेस्ट सेल। ठीक है, इसके सबसे पहले बात करें तो 3 लेयर सेलुलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इसमें। नंबर 1 आपको दिख रही होगी सबसे पहले वाली, फिर एक सेंट्रल लोकेटेड है नंबर 3। ठीक है, तो 3 लेयर सेलुलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, फिर अंदर इसके सॉल्युबल प्रोटीन प्रेजेंट होता है। देन डीएनए का स्ट्रक्चर देखो आपको किस तरह से दिखाया गया डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे डीएनए के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, आफ्टर दैट राइबोसम्स क्योंकि माइकोप्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, दिस इज राइबोसम्स। सॉल्युबल आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं साथ में, ये देखो येलो वन पार्ट इज द आरएनए। ठीक है, एंड साइटोप्लाज्म जो सबसे ज्यादा पार्ट को कंटेन करके रखता है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा इसकी कोई सेल वॉल नहीं होती है। नर्व सेल्स की बात करें तो इट इज द लॉन्गेस्ट सेल। ठीक है, तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है, दिस इज द स्मॉलेस्ट सेल एंड दिस वन इज द लॉन्गेस्ट सेल। तो इसके बारे में तो आप चैप्टर नंबर प्रीवियस चैप्टर्स में भी रीड कर चुके हो। वैसे न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रली लोकेटेड होती है, एक्सोन्स जो है लॉन्ग टर्मिनल होते हैं जो सबसे लंबी रोड इसमें जारी होती है। उसके अलावा डेंड्राइट्स होते हैं जहां से सिग्नल सबसे पहले आते हैं। सेल बॉडी दिखाई गई है, माइलिन शीट है इसके पास, शवन सेल्स है, नोड ऑफ रेनवियर है। ये सारे इसके पार्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है। आप चाहो तो वीडियो पोस्ट करके भी इसका डायग्राम बना के अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। एक्सोन टर्मिनल, ठीक है, और एक लास्ट में जो एक्सोन टर्मिनल्स होते हैं जहां से सिग्नल्स दूसरे नर्व सेल्स तक पहुंचाए जाते हैं। अभी तक प्लीज अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बने उस बेल आइकन के प्रेस को भी दबा देना ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन डे टू डे सबसे पहले मिले। बात करते हैं डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेल की। डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेल एज अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी डायग्राम शो कर रहा है डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेल को, अलग अलग शेप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स देखो सर्कुलर स्फेरिकल शेप में है, राउंड है एंड बायोकनकेव है, तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स। आरबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स का जो है एमोबॉइड टाइप स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आप देख ही सकते हो, दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हो कि किस तरह से दोनों में डिफरेंस है स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, इसके अलावा कॉल्यूमनर एपिथेलियम सेल्स है, लॉन्ग एंड नैरो टाइप, जो आप भी चैप्टर नंबर 7 पे पढ़कर आ रहे हो, कॉल्यूमनर एपिथेलियम सेल्स। उसके अलावा सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो है दैट इज द नर्व सेल, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। ठीक है, अट्रैक्टिड जो है उसका इलोंगेटेड टाइप शेप है, किस तरह की शेप, ये सारे सेल्स है स्टूडेंट्स, ये सारी इनकी शेप्स है। ठीक है, इसके अलावा मेसोफिल सेल्स जो है वो राउंड एंड ओवल टाइप शेप के है। ठीक है, तो आज आपको आई होप मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरे वीडियो ये अच्छा लगा है, द एडिटिंग, द एनिमेशन पार्ट, सो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, अगर आपको कोई भी डाउट हो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।